ब्रेकिंग न्यूज, किसानों का जोरदार प्रदर्शन, तीसरे दिन भी करनाल सचिवालय के बाहर धरना जारी रहा। गृह मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान, कहा किसी के कहने पर फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा, जांच होगी उसके बाद होगा। इंटरनेट और एसएमएस सुविधाएं भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। राकेश टिकैत ने कहा यहां दिल्ली जैसा हाल कर देंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अल्लाहू अकबर बोलने पर राकेश टिकैत ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा मेरा नंबर सार्वजनिक किया गया है, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल भाजपा इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच राहुल गांधी और कन्हैया की मीटिंग, कन्हैया कुमार ने दिया बड़ा बयान, क्या कांग्रेस पार्टी में होने जा रही है एंट्री। तो वहीं प्रियंका गांधी का यूपी में बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तैयारी के बीच। इस बीच बड़ी अपडेट में बताएंगे, जहां पर वीडियो संदेश दे रहे थे अमित शाह के बेटे, जैसा अटक अटक कर बोलते दिखे तो कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है जमकर मजे, वीडियो वायरल हो रहा है। इस बीच गेहूं खरीद को लेकर बड़ी खबर, उसमें भी मामूली बढ़ोतरी। दरअसल यूपी में सरकार घिर चुकी है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर योगी सरकार का कुछ फैसला, काशी विश्वनाथ मंदिर, तालिबान, अफगानिस्तान को लेकर भी कुछ एक बड़ी अपडेट आई। और इस बीच ओवैसी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला हिंदू राष्ट्र को लेकर बोल दिया है। तो एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल निपटने में विफल रहा, बल्कि देश की विदेश नीति भी चौपट रही, खास करके अर्थव्यवस्था भी गर्थ हुई। और अगर 3 काले कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हरियाणा में तीसरे दिन करनाल सचिवालय के बाहर किसानों का धरना रहा जारी। गृह मंत्री बोले जांच पूरी तरीके से होने के बाद भी लिया जाएगा एक्शन। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में तीसरे दिन भी सचिवालय पर किसानों का धरना जारी रहा। हालांकि इंटरनेट और एसएमएस सुविधाएं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लाठीचार्ज से पहले सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। साथ ही प्रदर्शनकारी किसान लाठीचार्ज के दौरान घायल किसानों को एक मृतक किसान के परिवार के लिए भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जांच के बाद दोनों दोषी तय किए जाएंगे और किसी के कहने से किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी, किसी के कहने पर किसी को फांसी पर चढ़ा नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई। हालांकि आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आर पार का ऐलान करते हुए कह दिया है कि अब यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा और डेरा डाला जाएगा। इस सचिवालय पे, मिनी सचिवालय पे आर पार का ऐलान कर दिया गया है। जबकि गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच होगी, किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा की खाली हुई 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जानिए कब होगी, कब कहां पे वोटिंग। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। खाली हुई 6 सीटों के 4 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। मतगणना और 4 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में खाली हुई 6 सीटों के लिए पूरे नामांकन की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए अधिसूचना 15 सितंबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की खाली हुई 1 सीट और तमिलनाडु की 2 सीटों पर 4 अक्टूबर को उपचुनाव कराया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश कोर्ट से राज्यसभा सदस्य थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं असम में राज्यसभा सदस्य रहे विश्वजीत डमरे के इस्तीफे के बाद भी 1 सीट खाली हुई है जिस पर चुनाव कराया जाना है। तो ये एक तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आई। 22 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करा सकेंगे, 27 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन ले सकेंगे। 4 अक्टूबर को शाम 4 बजे खाली हुई सीटों के लिए मतदान होगी और 5 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अगली अपडेट, ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, बोले धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रहे हैं मोदी। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी पर बड़ा हमला बोला और कहा मुसलमानों को राजनीति में सिर्फ शोषण किया जा रहा है, लेकिन अब बदलाव की बारी है। मुसलमानों, अब तुम एक नेता बनाने के बजाय खुद नेता बनो। 19% मुसलमान दूसरे दलों को गुलाम बनकर रह गया है और 9% यादव अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक होकर अपने समाज को बढ़ाकर ही हमारा एक हक मिलेगा। जनसभा में ओवैसी सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी गुरुवार को चंदना स्थित इमामबाड़ा मैदान पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अपने वाम और उनके हक बुलंदी के लिए काम करो। भाजपा की योगी और मोदी सरकार सेकुलरिज्म को कमजोर का कार्य कर रही है। हमें अपने और अपने समुदाय के लिए जीना सीखना होगा। अगली अपडेट, राकेश टिकैत बोले अल्लाहू अकबर बयान को किया जा रहा है ट्रोल, मेरा
फोन नंबर भाजपा ने किया है सार्वजनिक। दरअसल करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से किसान नाराज हैं। लगातार वे दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं जिस किसान की मौत हुई है और उसे परिवार को मुआवजा की नौकरी दिए जाने की मांग करनाल में किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया है। इस बीच आपको बता दें, राकेश टिकैत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अल्लाह अकबर का जो है मुद्दा वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और हम इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरा दोषी मानते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने 21 तारीख को लखनऊ जाने का ऐलान कर दिया। इस दौरान वे संगठन की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे और लखनऊ को घेरने वाली बातें भी कही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। राहुल से मीटिंग पे कन्हैया का ऐलान। राजनीति में ये सब होता है, कांग्रेस में फिलहाल अभी नहीं जा रहा। सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद कांग्रेस में जाने की योजना से जुड़ी अफवाहों का खंडन किया और उन्होंने कहा है कि इसमें अभी फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है। कन्हैया ने एचटी से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल मैं मुख्य धारा की राजनीति में हूँ और एक राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य हूँ। जब राजनीति में होते हैं तो कई लोगों को संपर्क होता है। वर्तमान में मैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए दिल्ली में हूं। हालांकि बिहार के एक कांग्रेस नेता ने नाम न छापने की शर्त पर दावा किया है कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कन्हैया हाल ही के दिनों में राहुल गांधी से 2 बार मिल चुके हैं। दोनों बैठकों के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद थे। बातचीत अंतिम चरण में है। कन्हैया ने किसी भी मुलाकात से इनकार करते हुए कहा है कि जिस बात ने अफवाहों को हवा दी है वो कांग्रेस नेता नदीम जावेद के साथ मेरी तस्वीर है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर वीडियो संदेश में अटक अटक कर बोलते दिखे जैसा कांग्रेस नेत्री बोली ये शहजादे न होते तो बीसीसीआई के चौकीदार भी न होते। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं। विपक्षी दलों द्वारा उन्हें बीसीसीआई का सचिव बनाए जाने के मामले में कई बार सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे होने के चलते उन्हें ये पद सौंप दिया गया है। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर जय शाह को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा की गई है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इसकी घोषणा करते हुए दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की टीम के साथ जुड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके टीम इंडिया को बधाई देते हुए यह जानकारी साझा की है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वीडियो संदेश दिया है अब उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यानी वो 2 मिनट का वीडियो संदेश 30 सेकंड का वीडियो संदेश जो है देश के नाम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि भैया अब कांग्रेस नेता ने उन पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल अगर ये देश के शहजादे अमित शाह जादे न होते तो बीसीसीआई के चौकीदार भी नियुक्त न हो पाते। ये कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर रागिनी नायक ने कही है। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग आप पाकिस्तान की तरफ से अब बड़ी खबर आई है कि चाइना से मुलाकात हुई थी और तालिबान के लिए खोल दिया अपना खजाना। $31 मिलियन देगा तालिबान को चीन ने किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से बुलाई गई एक मीटिंग में तालिबान और चाइना के प्रतिनिधित्व की बैठक हुई है जिसमें तालिबान ने $31 मिलियन की मदद तालिबान को चीन ने देने का ऐलान कर दिया है और एक तरीके से इसे हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों वैष्णो माता के दर्शन के लिए पैदल निकले राहुल गांधी। बोले पूजा करने आया, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के मंदिर की 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वो माता जी की पूजा करने आए हैं, कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर 13 किलोमीटर पैदल चलकर वैष्णो देवी माता के द्वार पर जाना चाहते हैं तो भाजपा को क्या ऐतराज है। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वह दोपहर 12:30 बजे कल जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकले। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो ट्विटर पर साझा किया है जहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में राहुल गांधी कहा देश की खुशहाली व लंबी तरक्की की मंगल कामनाएं करने पहुंचे हैं। भाजपा के पेट में दर्द होने लगा है। दरअसल हिंदुत्व के ठेकेदार बने भाजपाई अब चुल्ल मच गई है। अगले अपडेट तब भवानीपुर उपचुनाव पश्चिम बंगाल में निगम चुनाव जीतने में भी नाकाम रही नेता को उम्मीदवार बनाएगी भाजपा। पहले ही सरेंडर हो चुकी है ममता बनर्जी के सामने भाजपाई। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव पर हर हाल में जीतना होगा। सीएम ममता को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। ममता को टक्कर देने के लिए वकील प्रियंका टिबरेवाला को चुना गया है। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होगा। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि तो पार्टी नंदीग्राम चुनाव की तरह से इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला देना चाहती है, लेकिन कोई नेता इस सीट पर सीएम ममता के खिलाफ
लड़ने को राजी नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि प्रियंका टिब्रोवाला हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी एंटली सीट से बीजेपी उम्मीदवार थी, लेकिन तृणमूल के स्वर्ण कमल ने उन्हें हरा दिया था। प्रियंका को साल 2015 में भी बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, तब भी उन्हें टीएमसी के उम्मीदवार ने हरा दिया था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पुराने तरीके पर उतर रहा तालिबान, संगीत पर बैन, तोड़ दिए इंस्ट्रूमेंट, अमेरिका ने दी कड़ी चेतावनी। तालिबान ने मंगलवार को अंतरिम सरकार की घोषणा की है, जिनमें सारे पुरुष भी हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत के नेतृत्व वाली इस अंतरिम सरकार की घोषणा होते ही तालिबान एक बार फिर से पुराने तरीके पे उतर आया है और महिला खेलों और संगीत पर पाबंदी लगा दी है। संगीत पे पाबंदी लगाते हुए काबुल स्थित नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से वाद्य यंत्रों को नष्ट कर दिया गया है। तालिबान की हरकत ऐसे समय में आई है सामने जब उनसे सभी अफगानों के लिए समावेशी प्रशासन बनाने का वायदा किया है। नई सरकार के सभी प्रमुख पदों को कट्टरपंथियों ने नियुक्त की गई है और इस हरकत में एक भी महिला नहीं है। साफ दर्शाता है कि तालिबान वही 90 के दशक वाला तालिबान अभी भी है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, 2.5 लाख रुपए का चेक लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे शरद पवार। जी हां, दरअसल आखिर क्यों? आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर मुलाकात की गई है। करीब 1 घंटे चले मुलाकात के दौरान पवार ने रायत शिक्षण संस्था की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। महाविकास अघाड़ी एनडीए सरकार में शामिल पार्टियों के दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते भी बैठक के दौरान मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, इन्फोसिस को देशद्रोही बताने वाले 5 जन को अब आरएसएस के शीर्ष नेता ने बताया धर्म युद्ध का अवगुरदूर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों 5 जन पत्रिका के एक आर्टिकल में इन्फोसिस को देशद्रोही बता दिया गया था और इस लेख में कहा गया था कि आईटी कंपनी नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों की मदद करती है और इसमें यह भी कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस कंपनी ने नुकसान पहुंचाया है। उस वक्त आरएसएस ने इस लेख से किनारा करते हुए कहा था कि ये संघ का मुखपत्र नहीं है। अब आरएसएस के शीर्ष नेता ने इसी पत्रिका को धर्मयुद्ध का अग्रदूत बता दिया है। उन्होंने इस पत्रिका की तारीफ करते हुए कहा है कि ये सिर्फ सिद्धांतों का युद्ध लड़ रही है। हम चलते हैं अपडेट तो दोस्तों, गेहूं के दाम में मामूली बढ़ोतरी। पूर्व आईएएस बोले डीजल के दाम 40% बढ़ाए जाते तो गेहूं के दाम सिर्फ 2% क्यों? दरअसल भाजपा शासित हरियाणा के करनाल में बीते कुछ दिनों से सरकार और किसानों के बीच संघर्ष कर रहा है। दरअसल किसानों की मांगों को प्रशासन द्वारा मानने से इनकार किए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसान सचिवालय पर धरना दे रहे हैं। हरियाणा के करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई और मरने वाले प्रदर्शनकारियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ आने जाने वाले चुनाव से पहले सरकार ने किसानों को रिझाने की नई रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में मार्केटिंग सीजन 2022 और 23 के लिए रबी की फसलों पर एमएसपी बनाने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत संगठनों की हुई महापंचायत में किसानों ने ताकत का नजारा देखकर सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि रबी की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद किसानों को अब गेहूं और सरसों की फसल की लागत पर 2 गुना रिटर्न्स मिल पाएगा, जिसमें कि किसानों का आय में इजाफा होगा। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अन्नदाता को रिझाते हुए रबी की एमएसपी का झुंझुना। रबी की फसल गेहूं का एमएसपी मात्र 2% बढ़ाया गया है। आय की खरीद, बीज, डीजल के दामों में बढ़ोतरी 25 से 40% हुई और 2021 में थोक महंगाई दर 10.5% पहुंच गई है। अगले अपडेट, दिल्ली दंगे में एक और आरोपी बरी। अदालत ने कहा कॉमन सेंस की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए।
लेकिन व्यवहारिक यानी बुद्धि कॉमन सेंस की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने 22 वर्षीय जावेद को आग या विस्फोटक पदार्थ से क्षति पहुंचाने के आरोप में बरी कर दिया। कहा कि शिकायतकर्ता के बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि संबंधित अपराध हुआ था। तो आप समझिए, न जाने इसी तरीके से न जाने कितने जावेद खान साहब को यूं ही भाजपा की अमित शाह गृहमंत्री हैं और उनकी पुलिस, भाजपा की पुलिस न जाने कितने जावेद को इसी तरीके से जेल में डाल दिया है। और अगर वो कोर्ट में मामला जाए तो सीधा सीधा उनको न्याय कहीं न कहीं एक तरीके से मिलेगा, उनको आज़ादी मिल सकती है। अगली अपडेट दोस्तों, योगी सरकार ने दिया आजम खान को एक तरीके का झटका। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्रशासन ने कब्जा किया है। सीतापुर जेल में बंद रामपुर में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को हाई कोर्ट से झटका लगा है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय के 70 हेक्टेयर जमीन पर प्रशासन ने गुरुवार को अपना कब्जा ले लिया है। इस दौरान अफसरों की टीम ने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बाद में 2 गवाहों के हस्ताक्षर लेने के बाद यूनिवर्सिटीज़ की जमीन पर कब्जा यानी दखल लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हाईकोर्ट ने एसडीएम प्रशासन के आदेश को बहाल करते हुए पिछले दिनों जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन ने अब यूनिवर्सिटीज के भीतर स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम ने यहां पर जमीन का अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सदन घोटाला, उद्धव ठाकरे में मंत्री, उद्धव सरकार मंत्री छगन भुजबल बरी, बेटे और भतीजे को मिली बड़ी राहत। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल को गुरुवार को एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सदन मामले में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही मामले में बरी कर दिया है। भुजबल, उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर पर 5 अन्य को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। भुजबल ने वकील सजल यादव और सुदर्शन खौसे के जरिए दायर अपनी याचिका में तर्क दिया था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू के राज्य मंत्री के रूप में उनके द्वारा किसी भी अनियमितता या भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं था। 2015 में भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ एसीबी द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर फर्म का पक्ष लिया गया था। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, मिशन यूपी, भाजपा का 4 करोड़ वोटर हासिल करने का लक्ष्य, शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुखों के सहारे जीतने की कोशिश। दरअसल वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3.5 करोड़ पॉपुलर वोट मिले थे। इस बीच किसान आंदोलन, महंगाई, ब्राह्मणों की नाराजगी, विपक्षी दलों से कमजोर तालमेल जैसे तमाम समीकरणों के बीच भाजपा इस विधानसभा चुनाव में 4 करोड़ से ज्यादा पॉपुलर वोट पाने का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके लिए पन्ना प्रमुखों को लेकर उच्च स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय मोड में लाया जाएगा। पार्टी का दावा है कि वो समाज के सभी समीकरणों को साधते हुए सरकार के काम के आधार पर यह लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहेंगे। यूपी भाजपा का दावा है कि उनके पास प्रदेश में 2 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। पार्टी की कोशिश है कि वो चुनाव के पहले अपने इन्हीं 2 करोड़ कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार चुनावी भूमिका से जोड़े। कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ संयोजक तक भूमिका में कहीं भी लगाए और उनसे उनके क्षेत्र में आने वाले सभी वोटरों को वोट डालना सुनिश्चित कराए। अगर वो अपने सभी 2 करोड़ कार्यकर्ताओं को चुनाव में जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो 4 करोड़ वोट हासिल करने का लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं अपडेट। नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे ओपी राजभर, कहा बीजेपी का अर्थी निकालूंगा, मैं पीछे लगेगा राम नाम सत्य है का नारा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी की अब दिन पूरे हो चुके हैं और उनकी अर्थी निकलेगी और राम नाम सत्य का नारा भी हम ही लगाएंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, भारत को लगने वाला बड़ा झटका, कारों का निर्माण बंद करेगी भारत में फोर्ड कंपनी। अमेरिकी कंपनी 4000 से अधिक कर्मचारी पर पड़ेगा असर। फोर्ड मोटर कंपनी भारत में कार बनाना बंद कर देगी। कंपनी देश में अपने दोनों संयंत्रों को बंद करेगी। 2 सूत्रों ने रॉयटर्स को जानकारी दी है। वाहन निर्माता कंपनी बाजार से बाहर निकलेगी।
सूत्रों ने कहना है कि फोर्ड ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वो इसे जारी रखने के लिए लाभदायक नहीं है। भारतीय बाजार में लंबे समय से संघर्षों के दौर से गुजर रही है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। अमेरिकी वाहन निर्माता देश में अपनी कुछ कारों को आयात कर बिक्री जारी रखेगा। साथ ही मौजूदा कार ग्राहकों को सेवा देने के लिए डीलरों को भी सहायता प्रदान करेगी। हालांकि अभी कंपनी ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। फोर्ड भारत में उत्पादन बंद करने वाली नवीनतम कार निर्माता कंपनी है। इससे सीधा 4000 लोग बेरोजगार होंगे। अगली अपडेट तो दोस्तों, स्टिंग ऑपरेशन में फंसे संजय निषाद बोले मैं सबसे बड़ा गुंडा, पहले सपा को मार दूंगा फिर भाजपा को। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी विसात बच चुकी है। हर राजनीतिक दल ने सियासी समीकरण की जोड़ तोड़ करने में जुट गए हैं। इस बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो साल 2022 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में लड़ेंगे। संजय निषाद ने बताया है कि उनकी पार्टी इस बार प्रदेश में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। एक न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हिंसा करने की बात कह रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना दुश्मन बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा में रहकर दोनों को बता देंगे। संजय निषाद इसमें ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूपी में सबसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। हम बंदूक के चलवाएंगे, हमारे लोग ऐसे हैं कि मार कर फेंक देंगे, फिर मुकदमे भी वापस करवा लेंगे। हमारे लोग तो वैसे ही थानों में आग लगा देंगे। इस तरीके की बातें वायरल हो गई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।